हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड है हम लोग देख रहे थे। चैप्टर नंबर सेकंड एक दल के जो आपका प्रभुत्व का दौर था, यानी कि बेसिकली हम लोग एक कांग्रेस का टाइम पीरियड देख रहे हैं कि कैसे वो 3 बार लगातार आपका चुनाव जीत के आई है। उसी दौर उसी समय की हम लोग आपका इस लेक्चर के अंतर्गत बात कर रहे थे। तो अभी तक एक लेक्चर हम लोग इसमें देख चुके थे इस चैप्टर में, दूसरा पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल जितना कल का हमने पढ़ा था उसमें कोई चीज़ आपको पूछना है, कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। एक दल के प्रमुख दौर के विषय में हमने पढ़ा। लोकतंत्र में स्थापित करने में जो आपकी चुनौतियां थी, उन सभी चुनौतियों को भी हमने गौर करके इस लेक्चर के अंतर्गत उनको देखने का, उनको जानने का प्रयास किया। क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, क्या क्या इसमें आपकी चुनौतियां रही हैं, उन सभी चुनौतियों पर हमने गौर किया था और उन सभी को हमने गौर करके आपका देखने की कोशिश भी की थी। इन सभी पर हमने एक एक करके बहुत अच्छे से आपका बात भी की। ठीक, तो सभी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, कैसे इसमें कंडीशन रही थी। आपको पता होना चाहिए इस वाले पूरे मैप के अंतर्गत पूरी चीज़ों को अच्छे से मैं आपको दिखाया भी था एक एक करके। देख रहे हैं आप इंडिया का आपका जो मैप है पॉलिटिकल उस समय का, उसे हम लोग देखा है। देख लिया इतना आप लोगों ने? ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब यहां से थोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं और एक एक करके हम चीजों को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कुल 16 सीट हासिल हुई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी कराए गए। कह रहे शुरू में जो अब आपकी लोकसभा हुई थी, उसी लोकसभा के साथ हम लोग क्या करते थे, आपका जो विधानसभा के चुनाव थे उनकी भी तैयारी होती थी। यानी कि भारत में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ ही होता था। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोची, आज के केरल का हिसाब, मद्रास, उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों ने कांग्रेस में अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस का ही हार, जो कांग्रेस की आपकी सरकार है वही आपका बनी रही। कहां पर? मद्रास, उड़ीसा में और केरल, इन सबको छोड़कर। ठीक, क्योंकि यहाँ कौन सी सरकार थी? मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट अपना क्या हुई थी, अपना कब्जा किए हुई थी और वो ही अपना सारा काम कर रही थी। ठीक, आगे देख लीजिए। यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिखाई दे दिया, जिस पर नजर दौड़ाने पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। कह रहे कि आपको दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी किस तरह से हावी आपको दिखाई देगी। दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा 1962 में हुआ। इन सभी चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 सीट मिली। कितनी मिली? 3/4 उसे आपका सीट मिली। कांग्रेस पार्टी ने कि जितनी सीट आपका जीती थी उसका 10वां का कोई भी विपक्ष पार्टी नहीं जीत गई, यानी कि उसका 10वां भाग भी और कोई पार्टी आपका नहीं जीत पाई थी। विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस का बहुमत नहीं मिला। ऐसा एक उदाहरण है आपके केरल का। कह रहे केरल में तो ऐसा हुआ है जहां कांग्रेस को बहुमत ही नहीं मिला है, यानी कि 1957 में कांग्रेस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। कहां पर बनी है? आपका केरल की बात कर रहे हैं। ठीक, एक आधा मामले को अपवाद मान
ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार की पार्टियां पर पूरा नियंत्रण था। क्या था? पूरी होल्डिंग की हुई थी, पूरी टेकिंग उनकी रही। ठीक। कांग्रेस पार्टी की जीत का आंकड़ा और दायरा हमारी चुनावी प्रक्रिया के कारण भी बढ़ चढ़ गया था। आम चुनाव प्रणाली में कांग्रेस पार्टी जीत से अलग बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी कुल वोट में मात्र 45% वोट ही हासिल कर पाई। कितना? 45% वोट इन्होंने कुल मिला के लिया। लेकिन कांग्रेस को 74% वोट हासिल हुए। सोशलिस्ट पार्टी हासिल करने के लिहाज में दूसरे नंबर पर रही। 1952 के चुनाव पूरे देश में कुल 10% वोट ही मिले थे, लेकिन 3% सीटें भी जीत न पाई। आखिरकार ये कैसे हुआ? पिछले साल भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार नामक एक पुस्तक में सर्वाधिक वोट पाने की जीत के बारे में पढ़ा था। इससे यह जुड़ी चर्चा आगे याद करें और आपको इस सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें जो है बेसिकली हम जो देख रहे हैं अभी ऑथेंटिक चीजों को पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री रही है कि कब कितनी स्थिति में रहे, कैसी क्या चीजें थी, उन्हीं पर हम लोग जो है अपना बेसिकली बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे देश में चुनाव प्रणाली सर्वाधिक वोट पाने वाली है, जीत वाली है। ठीक। के तरीकों को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकी पार्टी में थोड़ा ज्यादा वोट हासिल कर लेती है तो दूसरी पार्टी को प्राप्त वोट अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें जो है हासिल हो जाती हैं। यही चीज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई है। अगर हम सभी गैर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी कुल वोट को हासिल करने में कहीं ज्यादा होगी, लेकिन गैर कांग्रेस पार्टी विभिन्न प्रतिस्पर्धा पार्टी और उम्मीदवार में बढ़ जाता है। इसी तरह कांग्रेस बाकी पार्टी की तुलना में आगे रही और उन्हें ज्यादा सीटें जीती। अब देखिए, मान लीजिए 100% लोगों ने वोट किया। एक ऐसी पॉपुलेशन है जो 45% केवल कांग्रेस को वोट कर रही है। बाकी बची जो आपकी है 55% में से, मान लीजिए 55% में 10% ऐसा है जो वोटिंग नहीं कर रही। बचे 45% यानी कि 45%। और 45% अगर आपका 4-5 जगह बढ़ जाते हैं, कुछ निर्दलीय पार्टी में, कोई सोशलिस्ट पार्टी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी, कोई दूसरी पार्टी, तो इस तरह से क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी उन पार्टी की तुलना में ज्यादा वोट अपने पास रखती है और वो क्या होती है, जीत जाती है और उसकी सीटें ज्यादा आती है। ठीक। अब ये पता होना चाहिए। देखिए, एक आपका टिकट है, राजकुमारी अमृत कौर 89 से लेके 1964 गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार में जन्म ली। विरासत से माता से ईसाई धर्म मिला। ठीक। संविधान की सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की आपका स्वास्थ्य मंत्री बनी और 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। कौन? राजकुमारी अमृत कौर। ये भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर है। पढ़ना चाहिए इन्हें आपके बारे में। और कब रही? आजादी का भी हिस्सा रही। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार हम लोग इन पार्टियों के विषय में हम लोग को मिला। द हिंदू, द इंडियाज नेशनल न्यूज़पेपर के विषय में कुछ चीजें वो आपकी छपी हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग इसी में थोड़ा आगे बात करेंगे। इसमें अगर कुछ पूछना हो, कुछ डाउट रह गया हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। 1957 में कांग्रेस पार्टी केरल की हार का स्वाद चखना पड़ा। 1957 में मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई। 5 स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन इस प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक दल नेता MISP निम्बुदु पादी को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया भर में यह पहला अवसर था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। कैसी बनी है? जब आपकी सरकार कैसी बनी? लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए ये आपकी सरकार बनी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने
निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष को छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता के इस वादे के साथ ही आई थी कि वह क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई नेता स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में कांग्रेस केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार में बर्खास्त कर दिया था। अब देखिए 1959 में जब सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कर दिया, केरल के अंतर्गत आर्टिकल 356 लगा दिया, यानी कि इसमें बोलते हैं राजतंत्र की विफलता लगती है। और क्या होता है कि फिर ऐसे में जो राज्य का शासन होता है वो केंद्र के हाथ तक चला जाता है, तो ये लोग लगा देते हैं। और फिर क्या होता है, इसमें एक बड़ा जो विवाद है वो खड़ा हो जाता है। कहते हैं यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान प्रदाता आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार क्या किया गया, उपयोग किया गया। ठीक अगस्त 1959 में मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया और एमआई निम्बूदरपाद, अब ये देखिए, ये इसके नेता थे प्रमुख, ये जो आपको दिखाई देंगे, इन्होंने क्या किया, इसको लेकर एक बहुत बड़े लेवल पर आपका आंदोलन किया। ठीक है ना, ये आपको दिखाई देगा। तो ये केरल में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का। सोशलिस्ट पार्टी को देख लीजिए। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें को आजादी से पहले उस वक्त ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसका गठन कब हुआ, 1934 में हुआ। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा परिवर्तनकामी और सामंतवादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस अपने संविधान में आपका बदलाव किया, और यह बदलाव इसलिए था ताकि कांग्रेस सदस्य दूर सदस्यता धारण ना कर सकें, जिसकी वजह से कांग्रेस के समाजवादी को मजबूरन 1948 में अलग होकर कांग्रेस सोशल पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में की खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, इससे पार्टी के बड़े समर्थक निराश हो गए। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनाव में छुटपुट सफलता ही मिल पाई। यानी कि जिस तरह से यूथ ने उसको पकड़ा था और जितनी तो बड़ी सफलता मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से हाइप जो लगनी थी वो नहीं लगी, और यही कारण हुआ कि वो क्या हो गए, इनके साथ वो आपका पिछड़ गए। ठीक, तो ये हमको थोड़ा सा इसमें देख लेना था। अब देखिए, समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। इस आधार पर कांग्रेस तथा साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे, वह पूंजीपति और जमींदारों का पक्ष ले रही थी और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही थी। समाजवादी को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि उनका लक्ष्य समाजवादी पार्टी बनाने वाले समाज की रचना। ऐसे में समाजवादियों को खुद कांग्रेस को करारा हार विकल्प के रूप में पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस में अपनी दूरी बना ली और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादी मसलन अशोक मेहता ने ही कांग्रेस का हल्के प्रयोग की तरफदारी की। सोशलिस्ट पार्टी ने कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई बार राजनीतिक दल बने। इन दलों में किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी, सोशलिस्ट, संयुक्त प्रगतिशील पार्टी का नाम जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण, ठीक, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव सिंह, राम मनोहर लोहिया, एमएन जोशी समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। और देखिए, थे तो उसी में, लेकिन टुकड़ा कौन सा अलग हो गया,
सोशलिस्ट, यानी कि इनकी विचारधारा कहाँ रही? समाज में रही। ठीक, इसको देखते हैं। और मौजूदा हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल सेकुलर, इस पार्टी की छवि इसके अंतर्गत देखी जा सकती है। यानी कि इनके जो मेन नेता थे, इनकी छवि इन पार्टी में देखते हैं। अब देखिए, आचार्य नरेंद्र देव हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, आजादी के दौरान कई बार जेल गए, किसानों के आंदोलन में सक्रिय थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, आजादी में पहली सोशलिस्ट प्रजा पार्टी की नेतृत्व की स्थापना की थी। इनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव। ये भारत में समाजवाद के जन्म के बहुत बड़े प्रवर्तक जो हैं, इनको माना जाता है। ठीक, इनके विषय में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए कि कैसा इनका जीवन रहा है, इन्होंने कैसे भारत को सोशलिस्ट बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी थोड़ी भूमिका को एक बार देख लेना चाहिए। ठीक, अब कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कि कांग्रेस का जो आपका प्रभुत्व था उसकी प्रकृति कैसी थी। हमें अगर उसकी प्रकृति को देखना है तो उनकी चीजों को भी समझना होगा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो कि एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नजर दौड़ाएंगे तो हमें एक ही पार्टी के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत के एक पार्टी के प्रभु के बीच काफी फर्क है। अरे भारत में एक पार्टी राज कर रही है, वर्ल्ड में एक पार्टी राज कर रही है, तो दोनों के बीच काफी डिफरेंट है। कैसे? बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत से कमाया हुआ है, कायम है। कुछ देश मसलन चीन, अब क्यूबा, सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के देश के शासन की अनुमति दी गई है। कुछ और देशों में जैसे म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में इन पार्टियों का प्रभुत्व कानूनी सैन्य उपाय के चलते काम हुए हैं। अब से कुछ साल पहले मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश हैं। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यह एक पार्टी के प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कामयाब हुए हैं। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे की होड़ में, तब कांग्रेस पार्टी ने एक चुनाव जीती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी कुछ हद तक ऐसे ही दबदबा कायम रखा। भारत में उदाहरण के लिए कुछ अफ्रीका से मिलता जुलता है। कांग्रेस पार्टी की अवधारणा असाधारण सफलता की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत में थी। कह रहे जो इतनी इसकी जीत बनाई उसका कारण था जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम है उसमें बड़ा योगदान दिया था। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया है। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता कांग्रेस की उम्मीदवार के चुनाव में खड़े रहे। कांग्रेस पहले ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी भी रणनीति सोच रहे हैं कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती है। दरअसल अनेक पार्टी का गठन स्वतंत्रता के समय आसपास अथवा उसके बाद हुआ है। कांग्रेस को अलावा इकलौता होने का फायदा मिलता है। आजादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुं और फैल चुकी है। आप यह बात देने में मानचित्र देख चुके हैं कि इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हाल फिलहाल में आजादी के आंदोलन की अगुवाई कर रही है और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेल झोल के साथ चलने की है। कैसी है? सबको लेकर और एक साथ मेल झोल को लेकर चलने की है। तो ये कांग्रेस पार्टी का रहा। ठीक, अभी हम लोग कुछ और इसके अंदर पार्टी दिखाई गई हैं और कुछ व्यक्ति विशेष की बात हो रहे हैं, हम देखते हैं। नाम है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर जाति विरोधी कानून के नेता रहे। दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष में अगुवाई की। विद्वान, बुद्धिजीवी,
इंडिपेंडेंट आपके लेबर पार्टी के संस्थापक, बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के गठन का योजनाकार, दूसरे वित्त के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग के सदस्य, संविधान के रूप में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आजादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री, हिंदू कोड कानून बिल पर मुकदमे पर असहमति करते हुए 1951 में इस्तीफा, 1956 में हजार अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। ये कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। बाबा साहेब बोलते हैं इनको, बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर। देखिए, ऐसी शख्सियत भारत में दोबारा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक, ये हमको देखना है कि कैसा उनका संघर्ष भरा जीवन हम लोग इसमें आपका देख सकते हैं कि भीमराव जी ने कैसा अपना जीवन इस संघर्ष और जाति के दौरान उन्होंने आपका देखा। क्लियर है? तो आप इनको गौर करके देख सकते हैं कि इनका योगदान हमारे समाज में सामाजिक दूरियों को दूर करने में क्या रहा है। तो हमने अभी जो था मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस की जो आपका प्रभुत्व की प्रकृति थी इसके विषय में देखा, और साथ ही साथ हम कुछ आपका परिचय, हम लोग आपका छोटे छोटे परिचय हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से एक एक करके जो है आपका करते हुए चल रहे हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अगला जो है हम लोग इसमें जो नया हेडिंग है हमारा शुरू होने वाला है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। चलिए, लोकतंत्र को स्थापित करने में जो आपकी चुनौती है उसमें कुछ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? कब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब आपका लागू हुआ, कब उसकी मेकिंग डेट है, पूरा मैं आपको बता चुका हूं। इसमें कुछ रिवीजन कराना हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझसे एक एक करके गौर करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप यह बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इसमें थोड़ा इसके बैक हिस्ट्री हम लोग आपका देख रहे थे चैप्टर में, जब मैं आपको पृष्ठभूमि समझा रहा था कि कांग्रेस कैसे भारत की अगुवाई में आई थी, कैसे आंदोलन के रूप में उसने अपने आप को समेटा है, और कैसे भारत के जितने भी आपके प्रखर नेता थे सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। क्लियर है? और उसके पूरा इतिहास हमने पूरा पढ़ा और उसको हमने जानने का प्रयास भी किया कि कैसे वो अब तक 1952 के आम चुनाव में, 57 के और 62 के चुनाव में कैसे वो 3 बार आपके सरकार बनाई है, इसको भी हमने देखा। उस वक्त नव शिक्षा कामकाजी और व्यापारिक वर्ग के हित के रूप में थी। कैसे थी? व्यापारिक जो हित जो वर्ग है उसके रूप में कैसे हमारे सामने निकल कर आई, वो हमारे इसके रूप में हमने देख रखी थी। ठीक है? लेकिन 20वीं सदी में इनमें जन आंदोलन का रूप ले लिया। कह रहे जैसी आपकी 20th आपकी सेंचुरी आई, इस 20th सेंचुरी ने क्या कर लिया, उसका एक नया जन आंदोलन का आपका क्या देखेंगे आप, रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जन व्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हो गया। पार्टी कैसी बन गई? एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी, और यही क्या करने लगी, राजनीतिक व्यवस्था में अपना दबदबा का मतलब होता है अपना वर्चस्व रखा समाज में परिवर्तन करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो चाहे आपका सामाजिक परिवर्तन। शुरू में कांग्रेस अंग्रेजीदा, आइडियल जाति, ऊंचे मध्यम वर्ग और शहरी अभिजन का बोलवाला था। यदि कि शुरुआत में जो था, जो आपके पढ़े लिखे वर्ग थे या आप कह सकते हैं जो उच्च कुलीन थे, उन्हीं लोगों का इसमें वर्चस्व था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सभी ने अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए थे, उसका सामाजिक आधार बढ़ गया। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे विरोधी समूह थे जो उनके आंदोलन से आपका जुड़े हुए नहीं थे, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी क्या हो गए, फाइनली आपके कांग्रेस में आके जुड़े। बेसिस क्या थे उनके बेसिस क्या थे? उनके बेसिस थे सामाजिक आधार, सोशलिस्ट चीज था मेन उनका, क्योंकि वो समाज को लेकर चल रहे थे। उस समाज की अवधारणा को लेकर उन्होंने अपने साथ वो साथ लेकर चल रहे थे कि समाज किस तरह से काम करे ताकि हम समाज के लोगों को अधिक से अधिक अपने साथ लेकर चल सके। देखिए,
कोई भी पार्टी तब तक अच्छी नहीं हो सकती, कोई भी विचारधारा तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक उसे जन सामान्य का समर्थन प्राप्त ना हो, जब तक जन सामान्य उसको ना मिले। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहरों के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, मध्यम, निम्न, उच्च वर्ग, जाति सब जगह मिली। यानी कि कांग्रेस के साथ कौन जुड़ा था? अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, शहर का हो, ग्रामीण का हो, हर परिवेश का व्यक्ति क्या था? उससे जुड़ा हुआ था। ठीक, हर परिवेश का व्यक्ति उसके अंतर्गत ऐड था और यही कारण था कि कांग्रेस इतने लंबे समय तक टिक पाई। ठीक है ना? आगे देखिए, इसमें खेती किसानों के बुनियादी वाले, गांव गिरान की तरफ रुझान करने वाले नेता भी उभरे। आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शकल अख्तियार कर चुकी थी। वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, हितों के आधार पर ही इसे सामाजिक संगठन, भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। क्या हो रही थी? इससे भारत की जो आपकी विविधता है उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। अब मुझे बताइए, क्या भारत में एक भाषा, धर्म, शैली, जाति, रूप, रंग, खान पीन वाले लोग हैं? नहीं। भारत में आप देखेंगे हर क्षेत्र में भाषा, रूप, रंग, संस्कृति, कल्चर सब चेंज हो जाता है और इतनी बड़ी विविधता को हमारे अंदर कौन है? आपका समाये हुए है। और कांग्रेस क्या कर रही है? सामाजिक संगठन की बात कर रही है और उसको लेकर चलने की शकल कैसी है? अख्तियार कर चुकी है, मतलब उसमें धारण कर चुकी है। इस तरह से काम कर रही थी। इसमें अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के एक मत कर दिया। कैसे कर दिया? उनको सबको एक साथ जोड़ दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वास को मनवाते हुए बतौर एक व्यक्ति समूह के भीतर ही रहे। कह रहे एक दूसरे के, आपके समूह के भीतर ही बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस विचारात्मक गठबंधन भी था। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणवाद पंथी और हर धारा के मध्यम वर्गीय की सहमति आपका समाहित कर लिया। यानी कि हर कांग्रेस में जितनी भी आपकी विचारधारा थी वो सारी विचारधारा कहाँ थी? इसी के अंदर आपका समाहित थी। चाहे कोई कंजर्वेटिव रखता हो, कोई किसी की सोच आपका रेडिकल थी, कोई गर्मपंथी था, कोई नरमपंथी हो, कोई वामपंथी हो, हर विचारधाराओं को इन्होंने अपने साथ लेकर चले, जिस पर अनेक हित सामाजिक राजनीतिक दल आपके जुड़ जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते आजादी के पहले वक्त में अनेक संगठन और कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस में रहने की इजाजत थी। यानी कि आप देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग ले रहे थे आजादी से पहले के वक्त में जितने संगठन और पार्टी में, कांग्रेस में यही लोग आपके रह सकते थे। तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमको मिलेगा, रफी अहमद किदवई। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता थे। प्रांतीय सरकार यानी कि 1937 में मंत्री बने, 1946 में द्वारा मंत्री बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री और खाद्य कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने इन्होंने अपना काम किया। 1952 से लेकर 54 तक आपको मिलेंगे। ठीक, और आप इनको देख सकते हो कि कैसे इन्होंने अपना समय को आपका देखा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये ध्यान रख। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपने देख लिया आज इतना। चलिए, आप थोड़ा सा कुछ और अगर आपको मिलता है इसके विषय में आप लोग पढ़ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इस लेक्चर के अंतर्गत कुछ पार्टी विशेष को देख लिया है, कैसे कि कांग्रेस के अंदर से और बहुत सारी जो आपकी विचारधारा बनी, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपका बनी और कैसे कांग्रेस के जो आपके प्रखर नेता थे एक नई विचारधारा के साथ उन्होंने नई नई पार्टियों की स्थापना की। और देख सकते हैं कि जो उनकी विचारधारा है आज भारत की बहुत सारी क्षेत्रीय और राजनीतिक पार्टी में उनकी विचारधारा हमको दिखाई देती है। और साथ ही में हमने भारत के कुछ ऐसे महान शख्सियत राष्ट्रवादी नेताओं के परिचय से भी अवगत हुए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन सभी को हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत उनको गौर करके एक एक करके उनको बहुत अच्छे से देखा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों,
फिलहाल अगर आज के चैप्टर में कोई भी आपका डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? आज अपने इस आपका लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।